टैक्स कैंप में आज छठे दिन पीजीबीपी के बैलेंस पोर्शन को हम कवर करेंगे। पीजीबीपी में हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास तक कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे P&L अकाउंट में, पीजीबीपी की कंप्यूटेशन में कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे। शुरू करते हैं डिसअलावेंस से। सबसे पहला डिसअलावेंस है पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट। सेक्शन 37(2)(b) पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप पेमेंट करते हो एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप एडवर्टाइजमेंट के नाम पर पेमेंट करते हो और ये पेमेंट जाता है पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिकेशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के कोई पब्लिकेशन हाउस है, पब्लिकेशन मैगजीन है, उसमें आप अपने प्रोडक्ट के ऐड करते हो, तो ये जो आपने खर्चा दिखाया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये डिसअलाउड होगा। ऑल्दो यहीं पर मैं डिस्कस कर लूं कि ये जो यहां डिसअलाउड है, अगर इंडियन कंपनी ने ये एडवर्टाइजमेंट के खर्चे किए हैं, मतलब पेमेंट किया है अपने प्रोडक्ट के ऐड के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में दिया जाता है, तो ये पेमेंट डोनेशन ट्रीट किया जाएगा और 80GGB में उस इंडियन कंपनी को अलाउड होगा। लेकिन ये नियम सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए है, डिसअलावेंस तो सबके लिए है, बट इस डिसअलावेंस को डोनेशन मानकर 80GGB में डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता है। ओके, अगर हम डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट ना करें, P&L अकाउंट में आपको दिखता है एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस जो पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन के लिए दिया गया है, तो वो आप डिसअलाउड कर दोगे। व्हाट अबाउट डोनेशन? अगर आपने डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को, तो क्या वो सेक्शन 37(2)(b) में डिसअलाउड होगा? नहीं, वो जनरल ही डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि आपने डोनेशन लास्ट क्लास में देखा था कि डोनेशन लिमिटेड चीजों के लिए ही अलाउड है, अदरवाइज तो वो बिजनेस के खर्चे नहीं है, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। इसके लिए ये सेक्शन इसलिए लाना पड़ा क्योंकि ये बिजनेस के खर्चे दिखते हैं, इसको अगर इस सेक्शन में नहीं मना करते तो ये अलाउड हो जाता, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट है, जनरल खर्चा है ये। ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को आपने रेंट पे किया है उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, पॉलिटिकल पार्टी ने कोई प्रॉपर्टी ओन कर रखा है, उसे आप यूज करते हो, किराया पे करते हो, अपने बिजनेस में उसे यूज करते हो, तो वो किराया अलाउड है। रेंट आप पे कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और होर्डिंग वगैरह आप लगाते हैं, होर्डिंग बोर्ड लगाते हैं ना, बड़ा बड़ा बोर्ड लगाते हैं आप किसी बिल्डिंग के ऊपर, जब आप मेट्रो से गुजरते हो तो आपको दिखता होगा कई जगह बिल्डिंग के ऊपर होर्डिंग लगी रहती है जो ऊपर से दिखने के लिए है। ये भी एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, लेकिन ये अलाउड है, क्योंकि जब हम 37(2)(b) को लिटरली पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में, पब्लिकेशन में जो आप ऐड दे रहे हो, ये खर्चा डिसअलाउड है, तो बाकी को हम डिसअलाउड नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं बता दूं, डोनेशन अगर पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं वो तो वैसे भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो डिसअलाउड होगा। 38(2) हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, फिर से कर लेते हैं डिस्कस। अगर कोई बिजनेस के साथ साथ पर्सनल यूज भी करता है एसेट्स का, एसेट बिजनेस यूज भी हो रहा है, पर्सनल यूज भी हो रहा है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास यह अधिकार है कि वो पर्सनल यूज के रेशियो को डिटरमाइन करे। और पर्सनल यूज के रेशियो को अगर वो डिटरमाइन करता है, सपोज कीजिए 20%, सपोज कीजिए 20%, तो उस एसेट के सारे खर्चे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कार ले लिया जो पर्सनल और बिजनेस दोनों यूज हो रहा है, तो रिपेयर है, ड्राइवर की सैलरी है, इंश्योरेंस है, फ्यूल है, डेप्रिसिएशन है, सर्विसिंग के चार्जेस हैं, सारे खर्चे 20% डिसअलाउड होंगे। 40(a) क्या कहता है? 40(a) टीडीएस के डिफॉल्ट के लिए भी है और अदर डिसअलावेंस के लिए भी है। तो हमने पहले टीडीएस के डिफॉल्ट के आधार पर क्या डिसअलावेंस होगा उसे अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो पहले हम ले रहे हैं टीडीएस डिफॉल्ट, इसके आगे आप जब चलोगे तो ये वाला हिस्सा अलग आ जाएगा, इनकम टैक्स डिसअलाउड होगा, पेनल्टी डिसअलाउड करनी है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई के परक्विजिट्स की वैल्यू पर टैक्स बियर करता है वो डिसअलाउड होगा, ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं टीडीएस डिफॉल्ट जो डिसअलाउड हो रहा है 40(b) में, क्लॉज बी में, 40 क्लॉज ए में, माफ कीजिएगा 40 क्लॉज ए में टीडीएस डिफॉल्ट। टीडीएस डिफॉल्ट इसमें भी हमने
3 पॉइंट्स अलग अलग बना रखे हैं। एक, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अदर सम, अगर आपने आउटसाइड इंडिया पे किया है या एनआर को पे किया है और इस पर टीडीएस रिक्वायर्ड था डिडक्ट करने के लिए और आपने टीडीएस नहीं काटा या काटने के बाद जमा नहीं कराया आईटीआर के ड्यू डेट तक, काटने के बाद जमा नहीं कराया आईटीआर के ड्यू डेट तक, तो टोटल अमाउंट 100% आपका डिसअलाउड हो जाएगा। बाद में अगर भविष्य में किसी वर्ष में आपने रेक्टिफाई कर लिया मिस्टेक, मतलब हुआ टीडीएस काट के पिछले पेमेंट का भी आपने जमा करा दिया, तो जिस वर्ष में आप रेक्टिफाई करेंगे मिस्टेक को उस वर्ष ये अलाउड हो जाएगा। ठीक है, फिर से लीजिए, कोई भी पेमेंट, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, एफटीएस है, अदर सम एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़कर कोई भी पेमेंट अगर आप आउटसाइड इंडिया करते हो किसी भी व्यक्ति को या एनआर को पेमेंट करते हो, फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो और उसके ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट थी, गलती क्या हुई आपसे, टीडीएस काटा नहीं या काट के जमा नहीं कराया, टीडीएस काटा नहीं या काट के जमा नहीं कराया। टीडीएस कब तक काटेंगे आप, ईयर एंड तक भी काट लीजिएगा तो चल जाएगा, गलती की थी लेकिन ईयर एंड तक भी काट लीजिएगा तो चल जाएगा। जमा कब तक कराना है टीडीएस, आईटीआर के ड्यू डेट तक। टीडीएस में खुद एक ड्यू डेट होता है हर महीने की अगली 7 तारीख, लेकिन यहां पर आप आईटीआर के ड्यू डेट तक भी जमा करा देंगे तो हम आपको डिफॉल्टर नहीं मानेंगे डिसअलावेंस के पर्पस से। टीडीएस चैप्टर में आप डिफॉल्टर हैं लेकिन डिसअलावेंस के पर्पस से हम डिफॉल्टर आपको नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने टीडीएस काटने के बाद ड्यू डेट तक, आईटीआर के ड्यू डेट तक भी नहीं जमा कराया तो हम आपके खर्चे को 100% डिसअलाउड कर देंगे। भविष्य में रेक्टिफिकेशन करेंगे तो हम अलाउ कर देंगे। कोई भी पेमेंट रेजिडेंट को करते हैं जिस पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट है, यह बात बहुत सावधानी से अप्लाई कीजिएगा एग्जाम में, जिस पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट है, यह शब्द बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया है, एग्जामिनर आपको देता है कि एक पेमेंट की गई है जिस पर टीडीएस नहीं कटा है और आप टीडीएस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको जब एनालाइज करते हो तो आप पाते हो कि उस पर टीडीएस वैसे ही नहीं कटना था और नहीं काटा, तो क्या इसे डिफॉल्ट माना जाएगा? नहीं। तो यह भी बहुत जरूरी है आपको जानना कि क्या पेमेंट टीडीएस काटने योग्य था। और यह कैसे पता चलेगा सर? देखिए, जब रेगुलर क्लास में पीजीबीपी पढ़ रहे थे तब तो बड़ा मुश्किल था पता करना, लेकिन जब आप रिविजनरी क्लास में पढ़ रहे हो तो ऑलरेडी आप टीडीएस चैप्टर पढ़ चुके हो। आपको मालूम होना चाहिए कि किस पेमेंट पे टीडीएस रिक्वायर्ड है और किस पेमेंट पे रिक्वायर्ड नहीं है। मान लीजिए एक इंडिविजुअल पे कर रहा है, एक इंडिविजुअल कमीशन पे कर रहा है, लेकिन लास्ट ईयर उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा मॉनेटरी लिमिट के जो दिया गया है टीडीएस में, तो वो छोटा व्यापारी हो गया इंडिविजुअल, उसका तो वैसे भी टीडीएस रिक्वायर्ड नहीं है। अब उसने मान लीजिए गलती कर भी दी तो दैट इज ओके, क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है टीडीएस काटना। तो आपको जरूरी है एग्जाम में ये ध्यान रखना कि क्या टीडीएस वाकई में उस पर कटना था। ओके, वही कहानी है, लेकिन कंसिक्वेंस इस बार अलग कर दिया। आउटसाइड इंडिया एनआर को पेमेंट में टीडीएस में गड़बड़ी की तो 100% डिसअलाउड है, अगर रेसिडेंट में गड़बड़ी की तो 30% डिसअलाउड है। रेक्टिफाइड जब आप कर लोगे भविष्य में कभी इसे अपनी गलती को, तो 30% जो डिसअलाउड था वही 30% अलाउड भी हो जाएगा। अब पहले नंबर पे देखिए, हमने यहां पर सैलरी एक्सेप्ट कर दिया, मतलब कोई भी पेमेंट आप एनआर को करें सैलरी को छोड़कर, और टीडीएस काटना था आपने नहीं काटा या काट के जमा नहीं कराया तो डिसअलाउड हो जाएगा। व्हाट अबाउट सैलरी? देखिए, अगर आप सैलरी पे करते हैं एनआर को आउटसाइड इंडिया या रेसिडेंट को, तो जब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं तो यहां पर एनी सम है, एनी सम इंक्लूडिंग सैलरी, तो ये वाला तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया पॉइंट नंबर क्लॉज नंबर 1A में, लेकिन ये वाला हिस्सा क्लॉज नंबर 1 में कवर्ड नहीं है। तो फिर ये कहां कवर्ड है? क्लॉज नंबर 3 में। सैलरी पेबल टू एनआर आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल इन इंडिया फॉर पे। डिफॉल्ट क्या है? टीडीएस काटा नहीं और जमा नहीं कराया विद इन ड्यू डेट ऑफ टीडीएस चैप्टर, कंसिक्वेंस 100% डिसअलाउड, और भविष्य में गलती सुधारो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिसअलाउड ही रहेगा। तो क्यों हमने सैलरी पॉइंट नंबर 1 से हटाकर पॉइंट नंबर 3 में डाला? पॉइंट नंबर 1 में अगर आप टीडीएस काट नहीं रहे तो भी डिफॉल्टर है, काट के नहीं जमा करा रहे हैं तब भी आप डिफॉल्टर है, और जमा कब तक कराना था? आईटीआर के ड्यू डेट तक। गलती सुधारने पर आपको क्षमा दी जाएगी, जबकि यहां पर अगर आप टीडीएस काट नहीं रहे बट जमा करा दे रहे हैं, दैट इज ओके। टीडीएस आपने काट लिया तो वो भी ठीक है, जमा नहीं कराया काट लिया तो भी ठीक है,
न काटा ना जमा कराया तब डिफॉल्टर मान रहे हैं। तो डिफॉल्टर थोड़ा हम लेट से मान रहे हैं, काटा भी नहीं जमा भी नहीं कराया तब डिफॉल्टर है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, और यहां पर काटना और जमा कराना कब तक देखना है? टीडीएस के चैप्टर के ड्यू डेट तक। अगर वहां गलती कर दी तो आप डिफॉल्टर बन गए, और डिफॉल्टर बन गए तो 100% डिसअलाउड है। भविष्य में गलती सुधारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिसअलाउड ही रहेगा। तो फर्क है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 में। इनकम टैक्स, इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स को हमने डिसअलाउड किया है, चाहे ये इनकम टैक्स इंडिया में लेवी हो या इंडिया के बाहर लेवी हो। इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम है, म्युनिसिपल टैक्स है, अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो अलाउड है, और इसी के ब्याज भी, चूंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है तो अलाउड है, तो इसका ब्याज भी अलाउड होगा। पेनल्टी किसी भी प्रकार की अब हम अलाउड नहीं करते। फिर पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर बिजनेस सिर्फ अलाउड होता है, और किसी भी प्रकार की पेनल्टी अलाउड नहीं हो, किसी भी प्रकार की पेनल्टी। सिर्फ एक ही पेनल्टी अलाउड है, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर बिजनेस। अगर एम्प्लॉयर, ये तो आपने टीडीएस चैप्टर में भी देखा है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के परक्विजिट्स के ऊपर प्रोपोर्शनेट टैक्स को बियर करता है तो वो बियर करने वाला अमाउंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्टेड है, और एम्प्लॉयर उसे खर्चे में क्लेम नहीं कर सकता। आइए पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी की टैक्सेबिलिटी जरा समझें। पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी 3 चीज अपने पार्टनर को दे सकता है। एक, अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। दूसरा, कैपिटल और लोन के ऊपर ब्याज। तीसरा, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो पहली चीज तो एग्जम्प्ट कर दी गई। अब ये जो 2 चीज है वो पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी को अलाउड होता है, और जितना अलाउड होता है उतना ही पार्टनर के लिए टैक्सेबल भी होता है पीजीबीपी में सेक्शन 28 क्लॉज नंबर 5 में। याद रहे, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को 6 लाख रुपए की सैलरी दी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ 5 लाख अलाउ हुआ, तो पार्टनर के हाथ में भी 5 लाख ही टैक्सेबल होगा। जितना फर्म को अलाउड है उतना ही पार्टनर को टैक्सेबल होगा। इसका ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। क्या सर ये अनलिमिटेड अलाउड नहीं होता? बिल्कुल नहीं, आपको तो पता ही है, हम रिवीजन कर रहे हैं, ये इसकी लिमिट होती है। लिमिट सेक्शन 40 स्मॉल बी में दी गई है। ब्याज हो या सैलरी, दोनों की पहली शर्त यह है कि ये डीड में ऑथराइज होना चाहिए। डीड बैक डेट से आपको बनाना नहीं है, डीड जिस दिन साइन किया गया उसके बाद के पीरियड के लिए ये सैलरी और ब्याज होना चाहिए। मतलब आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट से डीड बना दोगे तो वो नहीं चलेगा, डीड प्रोस्पेक्टिव डेट के लिए होना चाहिए। सैलरी अलाउड है, ब्याज अलाउड है अगर डीड में लिखा हुआ है। सैलरी तो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को अलाउड होगा, ब्याज वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को चलेगा। सैलरी वर्किंग पार्टनर को, ब्याज वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को चलेगा। ब्याज की मैक्सिमम लिमिट है 12% पर मंथ, उसके कैपिटल पर मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन सैलरी की मैक्सिमम लिमिट बुक प्रॉफिट पर बेस्ड है। बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख या लॉस की दशा में 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज हायर अलाउड होगा, और बैलेंस बुक प्रॉफिट अगर है तो 60% ऑफ बुक प्रॉफिट अलाउड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बुक प्रॉफिट निगेटिव है 2 लाख तो 1.5 लाख अलाउ कर दीजिए। अगर बुक प्रॉफिट पॉजिटिव है 2 लाख तो 3 लाख के अंदर अंदर है ये 2 लाख, 2 लाख जो है वो 3 लाख के अंदर आता है, तो इसका 90% और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, 90% हो गया 180 अलाउड हो जाएगा। मान लीजिए बुक प्रॉफिट है 1 लाख, तो 1 लाख का 90% हुआ 90,000, और 1.5 लाख विच एवर इज हायर 1.5 लाख अलाउड हो जाएगा। मान लीजिए बुक प्रॉफिट है 4 लाख, तो 4 लाख में 3 लाख के लिए अलग सोच लीजिए और 1 लाख के लिए अलग। 3 लाख के लिए सोचिए 90% ऑफ 3 लाख 1.5 लाख विच एवर इज हायर 270, और 1 लाख का 60% 60,000, 270 और 60,000 3,30,000 आपको अलाउड हो जाए। ये जो हमने अलाउड की लिमिट बताई ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म सैलरी दे ही कम रहा है, ये जो लिमिट है इसके बारे में 2 बातें जाननी जरूरी है। पहली बात कि ये मैक्सिमम लिमिट अलाउंस का है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि यही अलाउड होगा। अगर सैलरी एक्चुअल में इससे कम दी जा रही है तो कम ही अलाउड होगा, इससे ज्यादा दी जा रही है तो ये लिमिट है। दूसरी बात इसके लिए जाननी है कि ये लिमिट सभी वर्किंग पार्टनर के एग्रीगेट के लिए है, एक एक वर्किंग पार्टनर के लिए नहीं है।
सभी वर्किंग पार्टनर के लिए, नॉन वर्किंग को तो सैलरी अलाउ नहीं होता ना, सभी वर्किंग पार्टनर के लिए। और आखिरी में यह भी ध्यान रखना है कि जब हम सैलरी बोलते हैं तो इसका अर्थ है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, वॉट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी इसमें आएगा। ये यहां पर एग्जाम्पल है, जरा देखिए। पार्टनरशिप फॉर्म में सैलरी ऑथराइज्ड है, बुक प्रॉफिट है 8 लाख, सैलरी दी जा रही है 20,000, 30,000, 10,000 पर मंथ। सी नॉन वर्किंग है। तो आप पहले देखिए वर्किंग पार्टनर कितने हैं, 2, इनको एक्चुअल में कितनी दी जा रही है। एक्चुअल दिया जा रहा है 6 लाख रुपए, आप चेक कर लीजिए, 20,000 रुपए और 30,000 रुपए मल्टीप्लाई 12, 6 लाख रुपए आ गया। बुक प्रॉफिट के आधार पर आप मैक्सिमम लिमिट कितनी निकालेंगे, 3 लाख के लिए 270 और 5 लाख के लिए 3 लाख 570, 570 आपकी लिमिट आ गई। अब यहां देखिए एक्चुअल 6 लाख है, 570 की लिमिट, तो 570 अलाउड होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, 570 अलाउड होगा किसको, फर्म इसे डेबिट कर सकता है P&L में, यानी फर्म के लिए खर्चा अलाउड है। ठीक है, यही चीज पार्टनर के लिए, कौन से पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर कौन है, ए और बी, इनके लिए टैक्सेबल भी होगा पीजीबीपी में, इनके लिए पीजीबीपी में टैक्सेबल भी होगा। सर सी को नहीं लिखा आपने, सी के नाम पर तो अलाउड ही नहीं हुआ, तो सी का टैक्सेबल भी नहीं होगा। ए और बी को टैक्सेबल कितना होगा, जितना अलाउड होगा फर्म को तो अलाउड है 5,70,000, तो दोनों को मिलाकर 570 है। तो रेशियो कैसे निकालिएगा, जिस रेशियो में इनको एक्चुअल में मिल रहा है, 2:3 का रेशियो बन जाएगा। और 2:3 को कैलकुलेट करिए तो इनके लिए 228 आया और इनके लिए 342 आया। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में सिर्फ यहीं तक पूछते हैं कि सैलरी कितना अलाउड होगा बता दो, तो वो तो ठीक है, सैलरी इतना अलाउड होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि चलो ये भी बताओ कि वर्किंग पार्टनर के हाथ में टैक्सेबिलिटी कितनी आएगी, तो वहां पर आप धोखा ना खाएं, इसलिए मैंने ये आपको कैलकुलेशन करके समझाया। सपोज पिछले एग्जाम्पल में बुक प्रॉफिट 10 लाख है, तो भाई 10 लाख बुक प्रॉफिट है, तो 3 लाख का 270 और 7 लाख का 420, 420 और 270 कितने हो गए, 690 मैक्सिमम लिमिट हो गई। लेकिन आप एक्चुअल में 6 लाख दे रहे हो तो 6 ही लाख अलाउड होगा। और मान लीजिए बुक प्रॉफिट 2 लाख है, तो 2 लाख है तो 180 लिमिट हो गई, 180 अलाउड होगा। करेक्ट है जी। अभी आपको मैंने बताया पार्टनरशिप फॉर्म में जितना पार्टनर फर्म को जितना अलाउड होता है सैलरी और ब्याज, पार्टनर के हाथ में भी उतना ही टैक्सेबल होता है, उससे ज्यादा नहीं होता टैक्सेबल। इस बात को दोबारा से समझाने के लिए यहां मैंने कंपैरिजन चार्ट बना के दिया है। फर्म सैलरी दे रहा है 20,000, 30,000, 10,000, ए बी सी, ए और बी वर्किंग है, सी नॉन वर्किंग, बुक प्रॉफिट है 5 लाख। तो फर्म को कितना अलाउड होगा, एक्चुअल में सैलरी वो वर्किंग पार्टनर को 6 लाख दे रहा है, 5 लाख के लिए आप लिमिट लगाइए तो 390, फर्म को 390 अलाउड है, तो पार्टनर के लिए भी 390 इनकम बनेगी। 390 कैसे बनेगी, सी के लिए नाम पे तो अलाउड हुआ नहीं, तो ए और बी किस रेशियो में ले रहा है, 2:3, 2:3 में बांट दीजिए, अलाउड हो गया। जो अभी मैंने पीछे बताया वही फिर से एग्जाम्पल पर है। 40 स्मॉल बी में 2 एक्सप्लेनेशन है जो ब्याज के लिए आए हैं, जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ब्याज पार्टनर को दिया जा रहा है, और ये क्लैरिटी लाता है कि ये पार्टनर को नहीं दिया जा रहा है ये ब्याज 12% की लिमिट में नहीं, बल्कि एक्चुअल में जितना ब्याज देंगे उतना अलाउड हो। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है अगर पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी का रियल पार्टनर एक एचयूएफ है, लेकिन एचयूएफ अपने कर्ता को हमेशा फर्म में भेजता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर कर्ता ने अपने पर्सनल पैसे से फर्म को लोन दिया है और फर्म कर्ता को ब्याज दे रहा है, तो ये ब्याज 40B में कवर्ड नहीं होगा। ये ब्याज 40B में कवर्ड नहीं होगा, ये एक्चुअल में जितना दिया जाएगा वो अलाउड हो जाएगा। जबकि एचयूएफ के कैपिटल या एचयूएफ के लोन पर जो फर्म ब्याज देगा, मान लीजिए वो ब्याज राम के थ्रू ही दे रहा है, लेकिन दे किसको रहा है, एचयूएफ को, वो 40B में कवर्ड होगा और वो 12% तक मैक्सिमम अलाउड किया जाएगा।
एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी का रियल पार्टनर एक इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल किसी एचयूएफ में करता भी है और इस एचयूएफ के पैसे यहां आकर लग गए। तो जब ये एचयूएफ वाले लोन पे ब्याज दिया जाएगा तो मान ले ब्याज मिस्टर जी के थ्रू ही दिया जाएगा, लेकिन ये ब्याज 40B में नहीं कवर्ड है, ये 100% एक्चुअल में जितना दिया जा रहा है दैट विल बी अलाउड। ठीक है। 40 क्लॉज बी ए कहता है कि एओपी बीओआई फर्म के जैसे तो होते हैं लेकिन फर्म नहीं होते, इसलिए एओपी बीओआई अगर ब्याज सैलरी बोनस कमीशन दे मेंबर को तो ये एओपी बीओआई के लिए अलाउड नहीं होगा और मेंबर के लिए भी टैक्सेबल इनकम में नहीं। 40 कैपिटल ए 2 कहता है अगर रेवेन्यू खर्चे के लिए आप अपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट करते हो मार्केट वैल्यू से ज्यादा तो एक्स्ट्रा अमाउंट डिसअलाउड होगा। रिलेटेड पार्टी की परिभाषा क्या है, जिसको नाम दिया गया स्पेसिफाइड पर्सन। तो मैं आपको रिलेटेड पार्टी बोलता था, रिलेटिव बोलता था, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन इंडिविजुअल के लिए कौन कौन होंगे वो यहां लिस्ट में दिया हुआ है। एक कंपनी फर्म एचयूएफ के लिए कौन होगा उसकी लिस्ट है और अदर टैक्स पेयर के लिए कौन होगा उसकी भी लिस्ट है। ये लिस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप एक बार इसे जरूर पढ़ के जाइए, जस्ट क्योंकि अभी तक आपने मैक्सिमम जितने क्वेश्चन किए हैं वहां रिलेटेड पार्टी में जनरली ब्रदर होते हैं, है ना, डायरेक्टर के भाई होते हैं, इस तरह के डायरेक्टर की वाइफ हो गई, डायरेक्टर के भाई बहन हो गए, पिता माता हो गए, इस तरह का रिलेशन होता है जो बहुत जल्दी इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको करके जाओ। एक बात और बता दूं, डिसअलावेंस जो आज आपने पढ़ना शुरू किया है उसमें पहला जो डिसअलावेंस है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा छठा भी इंपॉर्टेंट है। मतलब डिसअलावेंस के सारे सेक्शन आपको लर्न करने हैं, सीधी भाषा में डिसअलावेंस के सारे सेक्शन लर्न करने हैं। 40 कैपिटल ए 3 कहता है कि अगर आपने कैश में पेमेंट किया है रेवेन्यू खर्चे के लिए एक दिन में एक व्यक्ति को एक बिल के लिए 10,000 से ज्यादा, अदरवाइज देन अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, ड्राफ्ट, टीसीएस, प्रेस्क्राइब्ड बैंक मोड, या कुछ सिचुएशन हम दे रहे हैं, अदरवाइज उस सिचुएशन में तो इंपैक्ट होगा कि पूरा अमाउंट आपका डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आप जीटीए वाले को देते हैं, मतलब कि अपने गुड्स को कैरी करने के लिए पेमेंट करते हैं, तो जीटीए वालों को पेमेंट आप कैश में 35,000 तक कर सकते हैं। उसके ऊपर कर रहे हैं कैश में तो डिसअलाउड हो जाएगा। सिंगल पर्सन सिंगल बिल सिंगल डे, इसके बारे में हमने एग्जांपल भी देखा था। और एक बात और, ये सिचुएशन है जहां पर आप कैश पेमेंट करते हो तो वो आपका डिसअलाउड नहीं होता है, इवन वो 10,000 से ज्यादा भी हो तो, जिसमें कुछ आपको वैसे भी याद होंगे, जैसे कि फार्मर को पेमेंट है, पीसी कल्चर को पेमेंट है, सरकार को पेमेंट है, बैंक को पेमेंट है, कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट एड ऑफ वाटर उनको विदाउट एड ऑफ पावर उनको पेमेंट है, हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर को पेमेंट है, ऑथराइज मनी चेंजर को पेमेंट है, जिस दिन बैंक क्लोज है उस दिन पेमेंट है, ऐसे व्यक्ति को आप पे कर रहे हो जो ऐसी जगह रिजाइड कर रहा है जहां बैंक सर्व नहीं होता, तो ऐसे केस में आप 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट कर सकते हो, डिसअलाउड नहीं होगा। अब 10,000 वाली बात आपने कहां कहां पढ़ी, ये आखिरी जगह थी, तो आपने और कहां पढ़ी, आपने पढ़ा एक्चुअल कॉस्ट में लास्ट क्लास में, कि आप अगर एसेट खरीदते हो और 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हो तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फिर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में भी पढ़ा था कि आप कैश में बस पेमेंट मत करना 10,000 से ऊपर, और एक यहां पढ़ा, यहां पे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी पढ़े। तो क्या ये सारे एक्सेप्शंस वहां भी लग रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक आपको कंपैरिजन चार्ट बना दिया है। 48.3 रेवेन्यू खर्चे के लिए है, फर्स्ट ये प्रोविजो टू सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट के लिए है, और 35 AD वीआईपी एसेट के लिए। आप पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से कर सकते हो, ईसीएस से कर सकते हो, प्रेस्क्राइब्ड अदर बैंक मोड जैसे यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कर सकते हो। जीटीए को 35,000 तक आप पे कर सकते हो, लेकिन ये नियम यहां नहीं है। और रूल 6DD में फार्मर को वगैरह वगैरह आप पेमेंट कर सकते हो, ये नियम भी यहां नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 3A क्या कहता है? कहता है कि 40 कैपिटल ए 3 कहता है कि अगर आप पेमेंट अकाउंट पे करते हो तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फिर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में भी पढ़ा था कि आप कैश में पेमेंट करते हो और 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हो तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। 40 कैपिटल ए
कहता है कि अगर कोई आपने एक्सपेंस अलाउ करवा लिया बिना पेमेंट किए आउटस्टैंडिंग के आधार पर अक्रूवल सिस्टम पे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब इस खर्चे का भुगतान आप करोगे तो हमें वहां देखना पड़ेगा 10,000 से ऊपर कैश तो नहीं कर रहे। अगर आपने ऐसा किया कि भुगतान करते समय 10,000 से ऊपर कैश कर दिया, तो भुगतान करने वाले वर्ष में आपकी हम ये खर्चा नहीं इनकम बना देंगे। तो यहां तो आपने खर्चे अलाउड करवा लिए, लेकिन जब पे करोगे तो ध्यान रखना 10,000 से ऊपर आपको कैश में पेमेंट नहीं करना है। अगर करोगे तो उस वर्ष की वो पीजीबीपी इनकम बन जाएगी। अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर तो अलाउड नहीं होता। एनपीएस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है, एनपीएस में 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो अलाउड नहीं होता। सैलरी का मतलब आप जानते हैं बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट। और ये M2M लॉस जो है वो अलाउड नहीं होता। आईसीडीएस वाला आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, फाइनल में है ये चीज। 43B कैसे पढ़ाया था मैंने, आपने कैसे भी पढ़ा हो, मैं कैसे पढ़ाता हूं वो बता देता हूं। सरकार गरीब और सरकार के करीब, है ना, सरकार गरीब और सरकार के करीब। देखिए एम्प्लॉय तो गरीब नहीं होते, बच्चे को याद करने के लिए सभी एम्प्लॉय थोड़ी गरीब होते हैं, करोड़ों का पैकेज है जिनका, वो गरीब थोड़ी है, लेकिन खून पसीने की कमाई है उनकी भी। तो वो जस्ट याद करने के लिए एक स्लोगन बना दिया है ताकि आपको इजीली याद हो सके, जस्ट फॉर स्टूडेंट पर्पस, स्टडी पर्पस। सरकार गरीब और सरकार के करीब, सरकार के करीब यानी बैंक्स वगैरह, इनका भुगतान अगर आपने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रखा है तो आईटीआर के ड्यू डेट तक जरूर पे कर दीजिए, अदरवाइज वो डिसअलाउड हो जाएगा। सरकार के भुगतान में कौन कौन सा आता है, ये तो एक स्लोगन है, एक्चुअल में जरा देख लें। इनडायरेक्ट टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स और इंडियन रेलवे को पेमेंट। एम्प्लॉय का कौन कौन सा पेमेंट यहां कवर्ड है, बोनस, कमीशन, लीव इनकैशमेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एसएएफ, सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड और एनपीएस। सरकार के करीब में कौन कौन सा कवर्ड है यहां पर, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस और बोरोइंग। किससे लोन लिया, वो आपने शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और कुछ एनबीएफसी। कुछ कौन से, वो एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं इसको, जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। और जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन उनका टोटल एसेट 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसे एनबीएफसी को भी 43B में बता दिया गया है। इनसे भी अगर आपने लोन लिया तो ब्याज आईटीआर के ड्यू डेट तक जरूर पे कर दीजिए, अदरवाइज डिसअलाउड हो जाएगा। ऑल्दो जब आप एक्चुअल में पे करोगे तो उस समय अलाउड हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहता है कि आपने अगर ब्याज नहीं पे किया तो 43B में डिसअलाउड है। कल को कंपनी ने, बैंक ने ब्याज को फ्रेश लोन में कन्वर्ट कर दिया तो क्या ब्याज का फ्रेश लोन में कन्वर्ट होना ये पेमेंट माना जाएगा? नहीं। मान लीजिए आपका ब्याज इस वर्ष का था, आपने ओएस यानी आउटस्टैंडिंग रखा तो अलाउड नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग रखा अलाउड नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग रखा अलाउड नहीं हुआ। तीनों साल के ब्याज को जोड़कर बैंक ने आपका फ्रेश लोन बना दिया। मान लीजिए कि 1 लाख का ब्याज था, 3 लाख का फ्रेश लोन बना दिया, तो ब्याज तो अब गायब हो गया, उसके जगह लोन खड़ा हो गया 3 लाख का। तो क्या मान लेंगे कि ब्याज पे हो गया और हमने 22-23 में ब्याज का पेमेंट कर दिया और हम ब्याज को अलाउड करवा लेंगे 43B में? नहीं, ये तो सिर्फ लोन में कन्वर्ट हुआ है। जब आप ये लोन पे करोगे तो चूंकि ये लोन नहीं ब्याज का रूप है, ये ब्याज ही है, इसलिए जब आप लोन ये वाला पे करोगे जो ब्याज से कन्वर्ट हुआ है तो माना जाएगा कि आपने ब्याज पे किया और उस वर्ष में वो खर्चा अलाउड होगा। ये था डिसअलावेंस, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। 3 हिस्सों में आज हम अपनी स्टडी करेंगे। डिसअलावेंस, कौन कौन सी पीजीबीपी की इनकम बनेगी, और मिसलेनियस प्रॉब्लम। तो डिसअलावेंस को अच्छे से लर्न करना है, बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत इंपैक्टफुल है, बहुत इंपैक्ट डालता है एग्जाम में। डिसअलावेंस का इंपैक्ट अलावेंस से ज्यादा होता है। कहते हैं ना कि बुराइयां ज्यादा दिखती हैं आपको, अच्छे काम नहीं दिखते, तो डिसअलावेंस वही है। डिसअलावेंस का इंपैक्ट क्वेश्चन में बहुत होता है, इसलिए हर सेक्शन मैंने कहा लर्न करना है। और समय भी कितना लगा, मुश्किल से आधा घंटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं पीजीबीपी के,
कि पीजीबीपी में कौन कौन से इनकम कंसीडर्ड किया जाएगा। मेनली दो कैटेगरी में हम इसे बांट सकते हैं। एक जो मेन चार्जिंग है सेक्शन 28, सेक्शन 28 में क्लॉज नंबर 1 से लेकर क्लॉज नंबर 7 तक पीजीबीपी इनकम कौन कौन सी मानी जाएगी उसकी लिस्ट है। और दूसरी कैटेगरी है जो डीम्ड पीजीबीपी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे अभी हमने तुरंत पढ़ा 40 कैपिटल A3 में कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप कोई एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग बेसिस पर अलाउ कर लेते हो और अगले साल उसका भुगतान 10,000 से ऊपर कैश करते हो तो अगले साल की वो पीजीबीपी इनकम बन जाती है। वैसे ही आपने सेक्शन 35 एडी में पढ़ा, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर वीआईपी बिजनेस के एसेट्स नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर किए गए विद इन 8 ईयर तो पीजीबीपी इनकम हम चार्ज कर लेंगे। ऐसे ही सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, ये भी इसमें से दो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जैसे 41(2) और 41(3) पढ़ चुके हैं। ये बैलेंसिंग चार्ज एसएलएम मेथड के लिए है और ये है साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को बेचने पर उसकी कॉस्ट तक उसे पीजीबीपी मानते हैं। रही बात 41(1) 41(4) वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए सेक्शन 28 में नंबर 1 क्लॉज नंबर 1 कहता है कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन के प्रॉफिट और गेन को पीजीबीपी मानेंगे। ये बेसिकली जनरल क्लॉज है जो हम पीजीबीपी के लिए चार्ज करते हैं। मैनेजमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड किया है अगर किसी व्यक्ति ने इंडियन कंपनी से, फॉरेन कंपनी से या गवर्नमेंट से, तो मैनेजमेंट कंपनसेशन पीजीबीपी माना जाएगा। जैसे मैनेजमेंट के टर्म्स में चेंज कर देना, टर्मिनेट कर देना, अगर उसके रिगार्डिंग कोई कंपनसेशन मिला है तो वो पीजीबीपी माना जाएगा। म्यूचुअल कंसर्न जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन थोड़ी सी नॉलेज के लिए, क्लब वगैरह समझ लीजिए। क्लब म्यूचुअल कंसर्न में जो प्रोफेशनल म्यूचुअल कंसर्न है, जैसे व्यापार संगठन है, प्रोफेशनल म्यूचुअल कंसर्न जैसे आपका इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल म्यूचुअल कंसर्न जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन, बार काउंसिल, ट्रेड और प्रोफेशनल म्यूचुअल कंसर्न अगर अपने मेंबर से कुछ खास सर्विस के नाम पर पैसा लेता है, जो सर्विस सिर्फ उसी मेंबर को दिया जाएगा, तो वो उसकी पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। किसी भी प्रकार के एक्सपोर्ट इंसेंटिव जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक है, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंड एंटाइटलमेंट लाइसेंस है, वो पीजीबीपी माना जाता है। किसी भी प्रकार के बिजनेस और प्रोफेशन में मिलने वाला बेनिफिट, इसी से रिलेटेड एक टीडीएस का नया सेक्शन भी इंसर्ट हुआ है, वहां भी इसको हम कनेक्ट करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन में किसी भी प्रकार के प्रॉफिट, किसी भी प्रकार का परक्विजिट्स बेनिफिट पीजीबीपी माना जाएगा। जैसे एग्जांपल पे मैंने आपको 2 दिए थे। होलसेलर ने रिटेलर को 2 टीवी गिफ्ट कर दिए क्योंकि लार्ज वॉल्यूम में उसने ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये 2 टीवी की जो मार्केट वैल्यू है वो रिटेलर के लिए पीजीबीपी है। डॉक्टर को फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अगर कुछ फ्री बीज यानी गिफ्ट दे दिया तो गिफ्ट की मार्केट वैल्यू पीजीबीपी है। ऑल्दो ये गिफ्ट देना इलीगल, गैर कानूनी है, इसलिए ये इसे खर्चे में नहीं क्लेम कर पाएंगे, लेकिन डॉक्टर की पीजीबीपी इनकम बन जाएगी। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म अगर ब्याज, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन पे करता है तो वो पीजीबीपी माना जाएगा पार्टनरशिप पार्टनर्स के हाथ में। नॉन कंपीट फी को अगर आप कैपगेन में नहीं ले जा पाए तो वो पीजीबीपी माना जाएगा। कुछ ना करने के पैसे दिए, कुछ नॉलेज शेयर ना करने के, ट्रेडमार्क ना शेयर करने के, लाइसेंस ना शेयर करने के पैसे दिए तो वो पीजीबीपी इनकम मानी जाती है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर एम्प्लॉयर नॉमिनी है तो पीजीबीपी माना जाता है, एम्प्लॉय नॉमिनी है तो सैलरी माना जाता है, नॉमिनी अगर कोई और है तो आईएफओएस में चला जाता है। ये हमने डिस्कस किया। अगर स्टॉक कन्वर्ट करते हैं आप एसेट में तो स्टॉक के कन्वर्जन के दिन जो मार्केट वैल्यू होगी वो और स्टॉक की कॉस्ट का डिफरेंस पीजीबीपी मान लिया जाता है। वीआईपी बिजनेस के एसेट्स अगर आपने बेच दिए, नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर किए, वो पीजीबीपी इस सेक्शन में नहीं है, सेक्शन 35 एडी सबसेक्शन 7 में। अगर आपने नॉर्मल बिजनेस में विद इन 8 ईयर ट्रांसफर किया तो सेक्शन 35 एडी सबसेक्शन 7B में पीजीबीपी माना जाएगा, और आफ्टर 8 ईयर ट्रांसफर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वीआईपी बिजनेस के एसेट्स आपने विद इन 8 ईयर भी बेचा हो, आफ्टर 8 ईयर भी बेचा हो, बस वीआईपी बिजनेस के एसेट अगर आपने बेचे
तो जितने रुपए में बिकेगा वो पीजीबीपी है। मान लीजिए वीआईपी बिजनेस के एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्कार्डेड है, इंश्योरेंस का पैसा मिला, वो पैसा पीजीबीपी है, टोटल अमाउंट पीजीबीपी माना जाएगा। 41 सबसेक्शन 2 बैलेंसिंग चार्ज एसएलएम मेथड, 41 सबसेक्शन 3 रिसर्च के एसेट्स जब आप बेचते हो उसके लिए था। बचा 41(1), 41(4). 41(1) दो पार्ट में है। पहला पार्ट कहता है अगर कोई खर्चा, अगर कोई लॉस आप क्लेम कर चुके हो बिजनेस में और उससे रिलेटेड कोई रिकवरी होती है तो वो पीजीबीपी माना जाएगा। सेकंड पार्ट कहता है अगर आपने कोई खर्चा उधार बेसिस पर क्लेम कर लिया और बाद में उसको पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसको लेना था वो पैसा उसने आपके लिए रेमिट कर दिया उस लायबिलिटी, तो आपकी पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। दोनों का एग्जांपल, इस हिस्से का एग्जांपल क्या है, आपने परचेज किया है उधार 40,000 रुपए का, क्रेडिटर आपका खड़ा है, परचेज डेबिट कर लिया, क्लेम कर लिया, आप पैसे क्रेडिटर को दे नहीं रहे, क्रेडिटर ने आपको बैड डेट्स क्लेम कर लिया अपने बुक्स में, तो आपके लिए अब ये पीजीबीपी बन जाएगा क्योंकि आपकी ये ट्रेडिंग लायबिलिटी रेमिट हो गई। पार्ट ए का क्या एग्जांपल है सर, अगर पार्ट ए में मान लेते हैं कि कोई लॉस, कोई एक्सपेंस आपने क्लेम कर लिया, एग्जांपल के तौर पर आपने एक्स्ट्रा जीएसटी पे कर दिया, कल को रिफंड आ गया, तो जीएसटी पे कर दिया, वो आपने क्लेम कर लिया, रिफंड आ गया, वो आपकी इनकम बन जाएगी, रिकवरी आपकी इनकम बन जाएगी। इनकम टैक्स का रिफंड इनकम नहीं बनेगा क्योंकि इनकम टैक्स अलाउड ही नहीं होता, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो अलाउड होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया, कल को वो रिकवर हो गया तो आपकी इनकम बन जाएगी। उसी तरह स्टॉक जल गया, नष्ट हो गया, आपने उसको क्लेम कर लिया खर्चे के रूप में लॉस को, बाद में उससे कुछ रिकवरी हो गई, इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, कोई और रिकवरी हो गई, कहीं से पैसे कंपनसेशन मिल गए, वो आपकी पीजीबीपी इनकम बन जाएगी। 41(4) कहता है बैड डेट्स की रिकवरी पीजीबीपी है अगर बैड डेट्स आपने अलाउड करवाया हो और आपने ही रिसीव किया हो रिकवरी, यानी जिसने बैड डेट क्लेम किया और जिसने बैड डेट को रिकवर किया दोनों एक व्यक्ति हो तो रिकवरी ऑफ बैड डेट्स पीजीबीपी है। लेकिन अगर पिताजी अपने बिजनेस में बैड डेट्स क्लेम कर रहे हैं, पिताजी रिटायर हो गए या डेथ हो गई उनकी, बिजनेस को हैंड ओवर कर दिया अपने बेटे को, बेटा रिकवर कर रहा है बैड डेट्स की रिकवरी, तो वो पीजीबीपी इनकम नहीं बनेगी। जिसने बैड डेट क्लेम किया, जो रिकवर कर रहा है, मस्ट बी द सेम पर्सन। अब आइए हम तीसरे हिस्से पर आते हैं। तीसरा हिस्सा जो आज की क्लास का है वो है मिसलेनियस प्रोविजन। तीसरा हिस्सा मिसलेनियस प्रोविजन 43 CA सिमिलर टू सेक्शन 50C, सिमिलर टू सेक्शन 50C। जैसे लैंड बिल्डिंग अगर हम बेचते हैं एसडीबी से बिलो और 10% से ज्यादा गैप होता है तो सेल कंसीडरेशन हम एसडीबी लेते हैं, सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू। सेम कंसेप्ट हम स्टॉक के लिए लगाते हैं। अगर लैंड बिल्डिंग किसी ने स्टॉक के रूप में रखा हुआ है और उसे वो बेचता है एसडीबी से बिलो 10% के गैप से ज्यादा, तो सेल कंसीडरेशन यानी पीजीबीपी के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो हम एसडीबी लेते हैं, सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू। बिल्कुल 50C और 43CA बिल्कुल सिमिलर है। 50C कैप गेन के लिए है और 43CA स्टॉक इन ट्रेड के लिए। अब हम इन सेक्शन पर आते हैं। आइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किस किस को करना चाहिए, इसके दो हिस्से हम बांट सकते हैं, एक नोटिफाइड प्रोफेशनल और एक दूसरा व्यक्ति। नोटिफाइड प्रोफेशनल के लिए पिछले 3 वर्षों में तीनों वर्षों का ग्रॉस रिसीट अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो इस वर्ष उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर इस वर्ष उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, पीछे का 3 वर्ष है ही नहीं, तो ग्रॉस रिसीट अगर लाइकली टू एक्सीड हो रहा है 1.5 लाख के तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। नोटिफाइड प्रोफेशनल में कौन कौन आते हैं एक बार आप इसको रीड कर सकते हो। अदर बिजनेसमैन, अदर बिजनेसमैन के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अलग बनाया गया है और अदर पर्सन के लिए अलग बनाया गया है। अदर बिजनेसमैन में इंडिविजुअल एचयूएफ के लास्ट 3 वर्ष में किसी भी वर्ष नेट प्रॉफिट 2.5 लाख से ऊपर या टर्नओवर 25 लाख से ऊपर हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अदर पर्सन के लिए 1,20,000 से ऊपर नेट प्रॉफिट और टर्नओवर 10 लाख से ऊपर, इन दोनों में से कोई भी चीज 3 वर्ष में से किसी भी वर्ष अगर हो गया तो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा।
आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेट प्रॉफिट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर, इन लोगों को बुक्स तो मेंटेन करना ही है और टैक्स ऑडिट कराना ही है। ये लोग अगर ये प्रेजम्पटिव से लोअर इनकम क्लेम करना चाहें, ये लोग अगर ये प्रेजम्पटिव से लोअर क्लेम करना चाहें एंड टीटीआई इनकी एमईएल से ज्यादा हो, टीटीआई इनकी एमईएल से ज्यादा हो, तो 44AE, 44BB और ट्रिपल बी। देखिए 44BB और ट्रिपल बी ये एनआर टैक्सेशन के लिए है। आप सीए, सीएमए फाइनल में इसे पढ़ते हो, इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ते, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज कि ये भी एक प्रेजम्पटिव टैक्सेशन है। इन 3 सेक्शन में अगर बंदा लोअर क्लेम करना चाहता है, प्रेजम्पटिव से फिक्स्ड रेट से कम इनकम दिखाना चाहता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना है, टैक्स ऑडिट भी कराना है। ये तो आपको अभी ही पढ़ना है, आपने पढ़ भी रखा है, मैं रिवाइज कराऊंगा अभी। 44AD ADA, यहां पर अगर प्रेजम्पटिव से लोअर क्लेम करना चाहते हैं और आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम एमईएल से ज्यादा है, तो आपको बुक्स भी मेंटेन करना है, टैक्स ऑडिट भी कराना है। बुक्स मेंटेन कब तक रखना है? अगर आपने 1 साल बुक्स मेंटेन किया तो उसे आपको संभाल के रखना पड़ेगा आने वाले 6 वर्षों तक, वो भी असेसमेंट ईयर के एंड से 6 वर्षों तक संभाल के रखना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपने इस साल बुक्स मेंटेन किया तो इस किताब को आप यहां तक संभाल कर रखेंगे, अदरवाइज आपकी पेनल्टी है। अगर आपको बुक्स मेंटेन करना था, आपने नहीं किया या संभाल के नहीं रखा, तो 25,000 रुपए की पेनल्टी है। टैक्स ऑडिट, नोटिफाइड प्रोफेशनल, अगर ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट कराना है। ये लोग अगर प्रेजम्पटिव से लोअर क्लेम करना चाहते हैं तो टैक्स ऑडिट कराना है। ये और ये अगर प्रेजम्पटिव से लोअर क्लेम करना चाहते हैं और टीटीआई एमईएल से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराना है। और दूसरे बिजनेसमैन जो 44AD में आ गए, उनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट कराना है। और अगर 44AD में नहीं आ रहे हैं और उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहां पर टैक्स ऑडिट की लिमिट थोड़ी सी हम कहें तो यहां कॉम्प्लिकेटेड है, इसे दोबारा से समझे। हालांकि समझा हुआ है, जस्ट आप रिवाइज कर रहे हैं। टैक्स ऑडिट किसे कराना है? अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल हो तो ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर हुआ तो टैक्स ऑडिट करा लीजिए। किस साल? पिछले साल का नहीं, प्रीवियस ईयर का, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का, जिस ईयर का आपको टैक्स ऑडिट कराना है। इसके बाद आ जाइए प्रेजम्पटिव वाले, AE, BB, ट्रिपल बी, अगर लोअर इनकम क्लेम करना चाहते हैं टैक्स ऑडिट कराइए। इसके बाद आ जाइए AD, ADA, लोअर क्लेम करना चाहते हैं, टीटीआई एमईएल से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराइए। इसके अलावा जब अब दूसरे बिजनेसमैन जो बचे, इसमें टैक्स ऑडिट की 3 लिमिट है, 1 करोड़ की भी है, 2 करोड़ की भी है और 10 करोड़ की भी है। इसी वजह से यह हिस्सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बहुत आराम से मैं रिवाइज करा रहा हूं, आप भी आराम से समझिए। अगर आप बिजनेसमैन 44AD में आने वाले हैं, आने लायक हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, 44AD में आप आ सकते हैं, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 2 करोड़ है। ऐसा समझिए, आप अगर 44AD के अंदर एलिजिबल हो तो या तो प्रेजम्पटिव में चले जाओ, वहां लोअर क्लेम करोगे तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। और मान लो आपका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चला गया तो 44AD आपको एप्लीकेबल तो नहीं होगा, अब टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ये तो हुआ उन व्यक्ति की बात जो AD में आ सकते हैं, जैसे कि कंपनी, LLP AD में नहीं आ सकते। तो जो 44AD में आ सकते हैं उनकी हमने बात की। अभी क्या बात की? अगर उनका 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट कराना है, 44AD एप्लीकेबल नहीं है। अगर 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर नहीं है, 2 करोड़ तक टर्नओवर है, तो 44AD के फिक्स्ड इनकम पे टैक्स दीजिए। नहीं देंगे, लोअर इनकम दिखाना चाहते हैं, तो फिर टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो हुआ 44AD। इनके अलावा देख लेते हैं। इनके अलावा सरकार ने लिमिट 1 करोड़ की रखी है टैक्स ऑडिट की, लेकिन अगर आपने ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में किया, बैंक में किया है, बैंक मोड में किया है, तो आपके टर्नओवर की लिमिट हम 10 करोड़ कर देंगे। लेकिन 10 करोड़ करने के लिए आपको शर्त माननी पड़ेगी। क्या? तो कहने का मतलब है कि 44AD वालों को हटा दीजिए अगर, तो बाकी के लिए लिमिट है 1 करोड़। 10 करोड़ जाने के लिए आपको शर्त पूरी करनी है। क्या?
टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश इज अप टू 5% ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड कैश प्लस बैंक। यानी टोटल रिसीट पूरे साल में आपने जो भी लिया 5% से ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए, और टोटल पेमेंट जो भी आपने किया चाहे कैश या बैंक सब मिलाकर उसके 5% से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। इन दोनों शर्तों को पूरा करोगे तो टर्नओवर टैक्स ऑडिट के लिए 10 करोड़ की लिमिट में चला जाएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा डिस्कस करने जा रहा हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में आने की उम्मीद है जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। टैक्स ऑडिट के लिए लॉ मेकर ने रूल बनाया है, रूल 6G, जिसमें कहा गया है कि आपको एक तो टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट देना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट देना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट फॉर्म नंबर 3CA या 3CB में देना पड़ेगा। उसके साथ आपको टैक्स ऑडिट का पर्टिकुलर 3CD में भी फिल करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप कंपनी है या दूसरे लॉ में आपका ऑडिट रिक्वायर्ड है तो आपको फॉर्म 3CA और 3CD मिलाकर फाइल करना है, अदरवाइज 3CB और 3CD मिलाकर फाइल करना है। इंपॉर्टेंट हिस्सा यह है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज भी हो सकता है। अच्छा, टैक्स ऑडिट के ड्यू डेट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप क्या कहिएगा? ITR के ड्यू डेट के 1 महीने पहले पहले, ITR के ड्यू डेट के 1 महीने पहले पहले। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 22-23 में आपका ऑडिट रिक्वायर्ड है तो 22-23 में अगर ये है ये है आपका ITR का ड्यू डेट, तो इसके 1 महीने के पहले ये आपके लिए ड्यू डेट बन जाएगा टैक्स ऑडिट का। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपने फाइल कर दिया है ड्यू डेट के अंदर, अब आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज आप कर सकते हो असेसमेंट ईयर के अंत तक, लेकिन रिवीजन की शर्त एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है शर्त? आप टैक्स ऑडिट क्यों रिवाइज कर रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 40 और 43B के डिसअलावेंस को नेसेसरी रिकैलकुलेशन के लिए तभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज किया जा सकता है, किसी और वजह से नहीं कर सकते। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का रिवाइज करना सिर्फ 40 के डिसअलावेंस को अलावेंस में बदलने के लिए था, 43B के डिसअलावेंस को दोबारा से कंप्यूट करने के लिए था। देन यू में रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अदरवाइज आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज नहीं कर सकते। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब रिवाइज कर सकते हैं, कंडीशन ये याद रखना है। कब तक रिवाइज कर सकते हैं? असेसमेंट ईयर के अंत तक, ये याद रखना। नोटिफाइड प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसीट अगर 50 लाख तक है तो ADA एप्लीकेबल हो जाता है, और 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट PGBP है। लोअर क्लेम करना चाहते हो, अगर TTI MEL से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराओ, और अगर 50 करोड़ के ऊपर चला गया टर्नओवर तो वैसे भी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अदर बिजनेसमैन के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था ये, देखिए मैंने पूरा एक चार्ट में आपको डिजाइन करके दिया है। अदर बिजनेसमैन, नोटिफाइड प्रोफेशनल को छोड़कर बाकी सब, अगर ये एजेंसी बिजनेस करते हैं, ब्रोकरेज बिजनेस है, कमीशन बिजनेस है, NR है, कंपनी है, LLP है, AOP है, या चैप्टर 6 से पार्ट C के डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं, तो इनके लिए 44AD नहीं है। तो इनके टर्नओवर, इनका टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या होगी? या तो 1 करोड़ या तो 10 करोड़। 10 करोड़ के लिए वही 5% देखना पड़ेगा, और अदरवाइज 1 करोड़। मान लेते हैं कि वो ये सब नहीं है। अच्छा, तो इधर आइए, क्या वो गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हैं? हाँ। क्या उनके व्हीकल 10 व्हीकल तक है? हाँ, 10 व्हीकल तक है, तो 44AE लगा दीजिए। और 44AE के लिए यहां पर दिया हुआ है पर व्हीकल, अगर स्मॉल व्हीकल है तो पर व्हीकल 7,500, और अगर बड़ा व्हीकल है तो 1,000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ PGBP। अगर आप लोअर क्लेम करना चाहते हैं, टैक्स ऑडिट कराइए। मान लीजिए आपके पास 10 से ज्यादा गुड्स व्हीकल है, तब क्या होगा? तब आपके टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है या 10 करोड़ के ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। चलिए, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ना इस तरफ आ रहे हैं ना ही इस तरफ आ रहे हैं, फिर आपके लिए देखना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअल HUF फॉर्म है, इंडिविजुअल HUF और फॉर्म है, रेजिडेंट है। नहीं, हम कंपनी है, तो आप ऑलरेडी यहां आ चुके हैं, फिर तो 44AD आपके लिए नहीं है। तो 44AD किसके लिए? जो इंडिविजुअल है, जो HUF है या फर्म है और रेजिडेंट है, और वो एजेंसी बिजनेस नहीं, ब्रोकरेज नहीं, कमीशन बिजनेस नहीं, प्रोफेशनल नहीं, GTA नहीं करता हो, उनके लिए है।
इसीलिए हमने लिखा एलिजिबल बिजनेस। इनके लिए अगर 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो 44AD में आ जाइए। 8 या 6% टर्नओवर का पीजीबीपी दिखाइए। लोअर क्लेम करना चाहते हैं, टीटीआई एमईएल से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट वैसे ही कराना पड़ गया। 6% 8% के लिए हम नीचे दोबारा से पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। जैसे आइए वापस हम पढ़ते हैं दोबारा से 44A। सर कई बार हम पढ़ रहे हैं, हाँ मल्टी डायमेंशन से आपकी ग्रिपिंग आएगी, हर तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं। 44A क्या है सर? वो जीटीए वाले के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, हाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरेज 10 से ज्यादा नहीं है अगर आपके पास पूरे साल में, तो आपके लिए हैवी व्हीकल के लिए 1000 रुपए पर टन पर व्हीकल पर मंथ। अदर व्हीकल के लिए 7500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ। हैवी और लाइट की डेफिनेशन है, यहां पर पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ मानते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास 5 व्हीकल था जो लाइट था, 1 हैवी व्हीकल था। मैंने लाइट व्हीकल 2 बेच दिए, मैंने हैवी व्हीकल 1 खरीद लिया और 1 लाइट व्हीकल भी खरीद लिया। पुट टू यूज कब किया है? यह सिर्फ डेप्रिसिएशन के काम आता है, तो यहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर एक्चुअल पुट टू यूज आपने अगले साल किया है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपने खरीद लिया, आपके लिए प्रेजम्पटिव टैक्सेशन चालू हो जाएगा। तो जरा हम देखें तो हमारे पास लाइट 5 व्हीकल थे जिसमें हमने 1 बेचे हैं, 2 बेचे, तो 3 बचे रह गए पूरे साल, तो 3 पूरे साल बचे रह गए। तो ये तो 3 व्हीकल का आंसर आ गया। 1 आपने खरीदा है फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए, इसका भी आंसर आ गया। फरवरी पूरा, मार्च पूरा। अच्छा, हैवी व्हीकल 1 आपके पूरे साल रहा, 14,000 किलो का है तो 14,000 रुपए आ गए। और 1 हैवी व्हीकल आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7 महीने के लिए यूज किया, 16,000 किलो का है तो 16,000 रुपए आ गया। ये आपका आंसर बन गया प्रेजम्पटिव टैक्सेशन का। अगर मान लीजिए आपके पास बिजनेस का लॉस आ रहा है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम प्रेजम्पटिव से सिर्फ पीजीबीपी निकालते हैं। तो अगर कोई लॉस आ रहा है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप यहां से एडजस्ट नहीं कर सकते। उसका रीजन यह है कि हम पीजीबीपी निकाल चुके हैं, और पीजीबीपी सेक्शन 32 के डिडक्शन के बाद ही निकाला, अज्यूम करके। तो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो नहीं लेस कर सकते, बट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस लेस कर सकते हो। अच्छा, दूसरे हेड्स की इनकम भी जोड़ोगे, वहां से भले ही आप इसको अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपके पास 80C to 80U के डिडक्शंस भी आप क्लेम कर सकते हो। यहां मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन इसका दे रखा है, आप इसे जरूर चेक कीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। एडी को दोबारा से हम पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, फर्म के लिए जो रेजिडेंट हैं और एलिजिबल बिजनेस करते हैं और उनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उनके लिए एप्लीकेबल है एडी। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन है 6% और 8% ऑफ टर्नओवर। 6% कब? अगर आपने रिसीट बैंक मोड में लिया है, प्रेस्क्राइब बैंक मोड में, कब तक? आईटीआर के ड्यू डेट तक। और 8% अदरवाइज। एग्जाम्पल के लिए पहले इसको देख लेते हैं। आपके इस साल का टोटल टर्नओवर है 180 लाख, जिसमें आपने प्रीवियस ईयर में ही 50 लाख ले लिया, 60 लाख ले लिया और 70 आउटस्टैंडिंग रह गया। 70 में 20 आपने ड्यू डेट तक ले लिया, तो इसका मतलब टोटल आपने जो एलिजिबल बैंक मोड लिया है वो है 60 + 20 80। तो 80 के लिए तो 6% लगा दीजिए, बाकी के लिए 8% आपका प्रेजम्पटिव टैक्सेशन बन जाएगा। करेक्ट। एडी में अगर आप आ जाते हो एक बार, तो आने वाले 5 वर्ष तक आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, और अगर बीच में ऑप्ट आउट कर लिया तो फिर उसके अगले 5 साल तक आप दोबारा प्रेजम्पटिव 44AD नहीं ले सकते। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया था, टर्नओवर 3 करोड़ है तो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है, 44AD तो नहीं लग रहा। यहां पर 1.1 करोड़ है तो टर्नओवर विद इन लिमिट आ गया, आपने एडी ऑप्ट कर लिया। अब अगले 5 साल तक आपको बाहर नहीं जाना था, लेकिन आपने यहां पर 5 साल के पहले ही, अगले ही साल आपने लोअर क्लेम करने के चक्कर में 44AD से बाहर चले गए। तो अब अगले 5 वर्षों तक आप दोबारा से 44AD नहीं ले सकते। मतलब अब आपका टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो गया आने वाले 5 वर्षों तक। यह इंपैक्ट एग्जाम में लिखना है क्वेश्चन में, उम्मीद है आने की। इससे ज्यादा और क्या बोला जाए।
44 ADA इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म, LLP को नहीं मिलता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म ले सकते हैं, रेजिडेंट होना चाहिए, नोटिफाइड प्रोफेशन होना चाहिए, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर ना हो तो 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट आपका बन जाएगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 ADA बहुत इंपॉर्टेंट है। LLP को नहीं मिलेगा, MCQ में आ सकता है, LLP को नहीं मिलेगा, NR को नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपको बताएगा कि आप प्रिजम्पटिव के साथ और क्या क्या कर सकते हो। AD, AE और ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 3 आपने देखे। डेप्रिसिएशन आपको अलाउड नहीं है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको अलाउड नहीं है, PGBP के कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है, PGBP का कोई भी डिसअलावेंस भी हम नहीं देखेंगे। लेकिन एक जगह पर सिर्फ हम पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पर 40B का जो सैलरी और ब्याज है वो हम अलाउ कर देते हैं। बस कोई दूसरी इनकम है तो वो ऐड कर दी जाएगी। सेट ऑफ लॉसेस का आपको अगर अलाउ हो रहा है तो करवा लीजिए, चैप्टर 6 से लेना है तो ले लीजिए। ये पॉइंट जरा ठीक से देखिए, ये महाशय क्या सोच रहे हैं। जब जब प्रिजम्पटिव लगाएंगे तब तब आप ब्लॉक ऑफ एसेट्स का डेप्रिसिएशन भी साइड बाय साइड निकालते रहेंगे, क्योंकि क्या पता आने वाले वर्ष में आपको नॉर्मल टैक्सेशन में आना पड़े तो उस समय ओपनिंग WDV की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए डेप्रिसिएशन साइड बाय साइड निकलते रहेगा, कंप्यूट होता रहेगा। और किसी भी वर्ष अगर सेक्शन 50 में कैपिटल गेन आ गया, ब्लॉक में बेच के आता है ना, तो वो सेपरेटली टैक्सेबल होगा, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक जगह जब हमने कहा आपको कि पार्टनरशिप फॉर्म के केस में 40B अलाउ होगा, सिर्फ एक जगह, वो कहां है 44AE, तो उसको हम सेपरेटली यहां पर लेकर आए। जब 44AE में आप ये वाला रेट लगाकर निकालते हो प्रिजम्पटिव इनकम, वो कहलाएगा PGBP बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी पेड टू द पार्टनर। पहले आप ब्याज लेस कर दीजिएगा मैक्सिमम 12%, और वो डीड में होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस तो आपको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा उसे बुक प्रॉफिट मानकर आप मैक्सिमम लिमिट सैलरी की निकालिएगा, एक्चुअल सैलरी देखिएगा, मैक्सिमम लिमिट अप्लाई कीजिएगा, लोअर अप्लाई करके यहां पर डिडक्शन दे दीजिएगा और फिर टैक्सेबल PGBP आ जाएगा। डन। तो इस तरह से हमने 2 क्लास में आपके PGBP को कवर किया है। अगली क्लास उम्मीद करता हूं कि हम IFOS कवर कर लेंगे, फिर TDS, फिर ITR एडवांस टैक्स। इस तरीके से 3 क्लास और हमारे पास बचा है टैक्स कैम्प का। और जो जो चीजें आपको टैक्स कैम्प पे मैंने सिखाई हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप उसको फॉलो भी कर रहे होंगे, एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। थोड़ा जोश में आइए, क्योंकि एग्जाम में जोश की भी बहुत जरूरत होती है। सर सीक्रेट आप नहीं बता रहे एग्जाम के लिए, कह रहे थे बताएंगे, है ना। तो सीक्रेट आज के लिए क्या है, आज के लिए क्या वो खास बात जो आपको माननी चाहिए एग्जाम के प्रिपरेशन में? सुनिएगा, एग्जाम के दरमियान आप सभी टारगेट सेट करके ही पढ़ने बैठते हैं। अगर दिन भर का आपने टारगेट सेट किया कि दिन भर में मुझे ये सारी चीजें करनी है, तो मेरी ये राय है, बल्कि अनुभव है, आजमाया हुआ अनुभव है, जरूर फॉलो करके देखिए कि पूरे दिन भर में अगर आपने टारगेट बनाया तो पहले तो टारगेट को कॉपी पे लिख लीजिए पेन से कि ये टारगेट है दिन भर का। और जब आप ये लिखेंगे टारगेट दिन भर का, सुबह सुबह लिख लीजिए या एक दिन पहले लिख लीजिए, तो उसे आवर में कन्वर्ट करिए कि दिन भर का कोई मतलब नहीं होता। दिन भर मतलब क्या, कुछ भी नहीं। आप उसे आवर में कन्वर्ट कीजिए कि मेरा ये टारगेट है और 12 घंटे में मैं पूरा करूं। दिन भर 12 घंटे पढ़ना है, इसका मतलब आपको, अच्छा सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, आप 10 घंटे ले लो, जो भी आपको लेना है। अब 12 घंटे में आपने इसको टारगेट बनाया है, तो 1 घंटे का क्या टारगेट होना चाहिए ये भी मालूम। बड़ा आसान है, आप इसे 6 घंटे में कन्वर्ट कर लो कि इतना 6 घंटे में कर लेंगे, इतना 6 घंटे में, इतना 3 घंटे में कर लेंगे, इतना 3 घंटे में। चलो 1 घंटा छोड़ो, 3 पे तो आ गए। अब छोटा टारगेट बनाना है, घड़ी सामने रखना है, स्टार्ट हो जाना है। तो आप देखेंगे ना आपको आलस आएगा, ना बोरियत होगी, और फटाफट ये आप टारगेट भी अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसे छोटे टारगेट में कन्वर्ट ना करके पूरे 12 घंटे के लिए सोचें
और पूरे दिन भर बैठकर आप टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें तो अंत में आप अक्सर पाते हैं कि आप अचीव नहीं कर पाए। वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने सोचा गलत नहीं था, सोचा सही था, बट उसको जब टुकड़ों में बांटेंगे। 3 घंटे तो मैंने आपके लिए कह दिया, मैं आपकी जगह होता तो हम तो जब पढ़ते थे तो 1 घंटे पर बांट लेते थे कि 1 घंटे में क्या हो सकता है। सीधी बात है, अगर मैंने कहा है कि मुझे 100 पेज रिवाइज करना है पूरे 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना पेज रिवाइज करना है, वो टारगेट पूरा हो रहा है तो मैं ठीक चल रहा हूं। एवरी आवर्स मुझे देखते जाना है, देखते जाना है। और 12 घंटे मैंने सोचा है पूरे दिन भर में पढ़ूंगा, तो मुझे मालूम है कब कब ब्रेक लेना है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या आपको आज बताया कि अपने टारगेट को जितना छोटा बनाकर अचीव करेंगे, बड़ा टारगेट जरूर लीजिए लेकिन उसको कन्वर्ट कीजिए छोटे में कन्वर्ट कीजिए और उस छोटे टारगेट को अचीव कीजिए, तो जरूर अचीव हो जाएगा आपका बड़ा टारगेट। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए।